हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर इंग्लिश का मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जो टॉपिक है आर्टिकल्स। ठीक है, जैसे कि हमको पता है कि चाहे सीजी व्यापम का, सीजीपीएससी का, एसएससी, रेलवे में तो नई इंग्लिश पूछा जाता है, परंतु एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, सभी जगह इंग्लिश का क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं स्पेशली अगर सीजी व्यापम का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे महिला सुपरवाइज़र का होने वाला हो या फिर छात्रावास अधीक्षक का एग्ज़ाम होने वाला है, उसको दृष्टि में, उसको नज़र में रख के मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम टोटली आर्टिकल के ऊपर बेसिस हम एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे। उससे हम ये पता करेंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हालांकि जो आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द, इन आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ पे होगा, क्वेश्चंस के माध्यम से ही हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिया जाता है और वहीं पर आपको आर्टिकल को पुट करने को कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा हम आर्टिकल के बारे में जान लेते हैं, इसके बाद हम एमसीक्यू की ओर बढ़ेंगे। जैसे कि हमको पता है कि आर्टिकल दो तरह का होता है। ठीक है, मतलब आर्टिकल जो होते हैं, तीन आर्टिकल होते हैं, ए, एन, द, लेकिन ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन सा? तो जो पहला आर्टिकल होता है वो इनडिफिनिट होता है। ठीक है, पहला आर्टिकल क्या होता है? इनडिफिनिट होता है, और इस इनडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ए और एन कैसे हैं? इनडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। वहीं जो दूसरा आर्टिकल है उसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, और डेफिनेट आर्टिकल के अंदर THE द आता है। ठीक है, इस तरह से तीन आर्टिकल जो है, इसमें पहला और दूसरा जो ए और एन है, इसको हम बोलते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल, और जो द है उसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। इतना चीज़ आपको याद रहेगा। मतलब ये डेफिनेट आर्टिकल का हम यूज़ तभी करेंगे जब एकदम हम किसी भी बात को बोलने के लिए एकदम डेफिनेट हो, हमने स्पेसिफिकली हम उस किसी भी नाउन के बारे में हम जानते हैं। एक्चुअली जो आर्टिकल होता है ये नाउन को डिफाइन करने के लिए होता है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ? आर्टिकल्स आर यूज टू डिफाइन द नाउन, नाउन को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अगर कोई डेफिनेट नाउन है तो उसके लिए हम द का यूज़ करते हैं, वहीं कोई इनडेफिनेट नाउन है तो वहाँ पे ए और एन का यूज़ करते हैं। जनरली ए और जो एन है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के जगह पे के पहले यूज़ किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले इनडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज़ किया जाता है। तो एक वचन जहाँ पे होगा वहीं पे ए और एन का यूज़ किया जाता है, जैसे कि हम जानते हैं। उसमें भी अगर कोई कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो कॉन्सोनेंट के पहले अगर कोई शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो उसके पहले हम ए का यूज़ करते हैं, परंतु एन का यूज़ जो होता है वहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है। जैसे एन का यूज़ हम वहीं पे करेंगे जहाँ पे कोई अगर वर्ड लिखा है, अगर वो मान लो वॉवेल से शुरू हो या फिर कॉन्सोनेंट से शुरू हो, लेकिन जब उसका हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण जब हम करते हैं, तो वहाँ पे जो साउंड होता है, ठीक है, उच्चारण का जो साउंड होता है वो कैसा होना है? वॉवेल साउंड आना चाहिए। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसका वॉवेल साउंड आना चाहिए। तो जब भी किसी नाउन का जब हम उसको उच्चारण करते हैं और वॉवेल साउंड से शुरुआत होता है, तब हम उसके पहले हम एन का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे हम और अच्छे से क्लियर करेंगे, तो अभी तक इतना उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं, तो और जो भी कुछ डाउट रह गया वहाँ पे आपसे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके आप खुद भी आंसर देने की कोशिश करेंगे और देखिएगा कि किसका क्या आंसर आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है सेलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास 2 ब्लैंक दिया है, इसमें क्या आर्टिकल का यूज़ होगा, जो भी यहाँ पे 4 ऑप्शन में है वहाँ पे हमको बताना है। तो क्वेश्चन है आई फाउंड ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है बुक लास्ट नाइट, फिर डैश दिया हुआ है बुक इज़ वेरी यूजफुल। अब यहाँ पे क्या इन दोनों जगह पे कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ, और ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना उसको आप ध्यान से समझिएगा अगर आप आर्टिकल पहली बार देख रहे हैं तो फिर से देख लीजिए। आर्टिकल 3 हो गया, ए, एन और द। इस द को हम क्या बोलते हैं? डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल। वहीं ए और एन को हम क्या बोले हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, अब डेफिनेट इनडेफिनेट से मतलब से समझ में आ जा रहा है कि जो चीज़ एकदम फिक्स है, जिसके बारे में जो पहले से डिफाइन हो जाता हो, जो एकदम डेफिनेट हो, जो स्पेसिफिकली उसके बारे में जानकारी मिल रही हो, वहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे। लेकिन जहाँ पे इनडिफिनेट है, जिसके बारे में अच्छे से जानकारी ना पता हो और वहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो,
ठीक है, सिंगुलर नंबर है, वहाँ पे ए और एन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आई फाउंड डैश बुक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमको पता चल रहा है कि एक बुक की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक बुक की बात नहीं हो रही। यहाँ पे जो बुक है वो इंडिफिनिट है, उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन एक बुक की बात हो रही है। आई फाउंड अ बुक। ठीक है, मतलब मैंने एक बुक पाया। ठीक है, लास्ट नाइट मतलब पिछली रात को मैंने एक बुक पाया। फिर यहाँ पे आ गया डैश बुक इज़ वेरी यूजफुल। अब देखिएगा ये पहली बार जो बुक का यूज़ की है ये इनडिफिनिट था। ठीक है, उसके बारे में हमको जानकारी नहीं थी, लेकिन एक बुक की बात हो रही थी सिंगुलर। अगर एक से ज़्यादा बुक होता तो यहाँ पे बुक्स होता, मतलब यहाँ से हमारा कंफर्म तो ये हो जा रहा है कि ये सिंगुलर नंबर की बात कर रहा है, इसीलिए हम ए का यूज़ कर रहे हैं। एक ऐसा है इनडिफिनिट, क्योंकि इस बुक के बारे में हम जानते नहीं थे, इसीलिए हमने लिखा आई फाउंड अ बुक लास्ट नाइट। अब यहाँ पे हमको पकड़ना है, देखिए बुक इज़ वेरी यूजफुल। अब ये जो बुक मुझे मिला, इसी बुक के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं हम। मतलब कहने का कि हम ये पहला जो सेंटेंस का पहला पार्ट है उसमें उस बुक के बारे में जाने जो कि इंडिफिनिट था, लेकिन हम सेकेंड पार्ट में आए तो उसी बुक की बात कर रहा है जो जिसका जिक्र पहले पार्ट में हो चुका है। मतलब अब यहाँ पे ये जो बुक है वो डेफिनेट हो गया, और जब बुक यहाँ पे डेफिनेट हो गया तब हम उसके लिए डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा द, मतलब पूरा हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई फाउंड अ बुक लास्ट नाइट, द बुक इज़ वेरी यूजफुल। तो ए और द कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट होगा। क्लियर है इतना? चलिए वेरी गुड। अब यहाँ से उम्मीद है जिसका सही हुआ होगा वो तो बहुत अच्छा है, उनको जानकारी थोड़ा बहुत है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है सेलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पे इसको पढ़ना है और करेक्ट आर्टिकल दोनों जगह भरना है अगर ज़रूरत पड़े तो। अगर आर्टिकल का ज़रूरत नहीं है तो आप नन ऑफ द एबव भी लगा सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस क्या है? डैश कैमल कैन गो डैश लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमको बताना है कि क्या होगा। देखिए, जब भी कोई नाउन का यूज़ अगर जनरल सेंस में हम करते हैं तो वहाँ पे ए और एन का ही यूज़ करते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जब कभी भी किसी नाउन का यूज़ जनरल सेंस में कर रहे हो और वो नाउन अगर सिंगुलर फॉर्म में है तब वहाँ पे हम ए और एन का यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर इसको कैमल देखें, कैमल यानी होता है ऊँट, यहाँ पे सिंगुलर नंबर है क्योंकि एक कैमल का प्लूरल तो कैमल्स हो जाएगा, तो सिंगुलर है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? ए का यूज़ होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अ कैमल कैन गो। अब यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस, देखिए लॉन्ग डिस्टेंस भी एक तरह का नाउन ही है। ठीक है, यहाँ पे जो लॉन्ग डिस्टेंस है ये भी एक जनरल सेंस की तरह यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, और लॉन्ग डिस्टेंस से पहले ए का यूज़ किया जाता है। मतलब हमारा जो सेंटेंस बनेगा अ कैमल कैन गो अ लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट वाटर, मतलब एक ऊँट जो है बिना पानी का एक लंबी दूरी तय कर सकता है। इसीलिए एक लंबी दूरी में बात कर रहा हूँ ना, इसलिए ए लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पे होगा। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा ए और ए जो यहाँ पे सही होगा। ठीक है, और वैसे भी एक कैमल, किसी कैमल की कोई स्पेसिफिक कैमल की तो बात हो नहीं रहा है कि वो कैमल बहुत महान है या फिर भगवान के द्वारा उतारा गया, ऐसा कोई स्पेसिफिक कैमल तो है नहीं बहुत प्रतिष्ठित। एक जनरल कैमल की बात हो रही है, तो जहाँ भी जनरल सेंस बात आएगा वहाँ पे हम आर्टिकल ए का ही यूज़ करेंगे। और एक लॉन्ग डिस्टेंस, कोई स्पेसिफिक लॉन्ग डिस्टेंस की बात तो नहीं हो रही है। ये कैमल और ये लॉन्ग डिस्टेंस दोनों जो हैं जनरल सेंस में यूज़ किए गए हैं, और दोनों के दोनों जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्या बता रहा हूँ? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही तो आर्टिकल ए और एन का यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे दोनों जगह ए का ही यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि कैमल में क बोल रहे हैं, क एक स्वर या फिर वॉवेल साउंड नहीं कर रहा है, इसलिए ए का यूज़ होगा। लॉन्ग डिस्टेंस में लॉन्ग में ल आ रहा है, ल भी एक वॉवेल साउंड जो है प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर दोनों जगह ए का ही यूज़ होगा। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं एन रखने वाला मैं बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ अम्ब्रेला, ठीक है, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला को मैं जब प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उच्चारण कर रहा हूँ, तो अ बोल रहा हूँ, अम्ब्रेला। ठीक है, तो यहाँ पे अ क्या आ रहा है? एक वॉवेल साउंड आ रहा है, स्वर वाला साउंड आ रहा है, इसीलिए इसके पहले मैं एन का यूज़ करूँगा, ए का यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, तो आपको ये नहीं देखना है कि उसके सामने वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वॉवेल है, लेकिन इसको जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है?
अम्ब्रेला आ रहा है, अ से प्रोनाउंस हो, इसलिए मैं एन लगाया। ठीक है, कॉन्सोनेंट के पहले भी हम एन का यूज़ करते हैं, तो हम जब भी एन का यूज़ करते हैं तो ये देख के नहीं करते हैं कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट है या फिर वॉवेल है, ये देख के करते हैं कि वो बोलने पर उसका साउंड कैसा आ रहा है, उसके हिसाब से एन का यूज़ करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ HONEST, ठीक है। अब देखो, इसको अगर हॉनेस्ट पढ़ोगे तो गलत है, तो पढ़ने भी आना चाहिए, तो इसको हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट। यहाँ पे एच जो है साइलेंट की तरह यूज़ किया जाता है, मतलब ऑनेस्ट पढ़ रहे हो तो अ मतलब स्वर से शुरुआत हो रहा है, इसलिए ऑनेस्ट के पहले भी हम एन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले भी एन का यूज़ हो सकता है, और जो वॉवेल है उसके पहले भी एन का यूज़ हो सकता है। इसीलिए हमको प्रोनाउंसिएशन पर, उच्चारण के मतलब वॉवेल साउंड अगर आएगा तब वहाँ पे एन का यूज़ होगा, बशर्ते वो जो नाउन हमारा होगा वो कैसा होना चाहिए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलता हूँ यूनिक, ठीक है, तो यहाँ पे यूनिक में एन यूज़ करोगे कि ए यूज़ करोगे? तो यहाँ से देख लीजिए, यूनिक में हम यूनिक ऐसा कुछ बोल रहे हैं, तो यहाँ पे यू बोल रहा हूँ मैं, तो ये यू जो है एक स्वर नहीं है, एक क्या है? व्यंजन की तरह, इसलिए हम एन यूनिक नहीं बोलते हैं, अ यूनिक बोलते हैं। तो ये सबको हमको ध्यान में रखना है, आगे और भी अच्छे से क्लियर आपको होगा। ठीक है, तो दूसरा का आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल। तो यहाँ पे टू फिल द ब्लैंक, यहाँ पे आर्टिकल यूज़ करना है कि यहाँ पे क्या होगा? द, ए, नो आर्टिकल या फिर एन। तो हमारा सेंटेंस है, व्हाट डू यू नॉर्मली हैव फॉर डैश ब्रेकफास्ट। ठीक है, मतलब अपने ब्रेकफास्ट के लिए आप जनरली क्या यूज़ करते हैं, बताइए। यहाँ पे क्या यूज़ होगा? द होगा कि ए होगा कि नो होगा या फिर एन होगा, क्या यूज़ होगा? ठीक है, बताइए। देखिए, तो हम यहाँ पे हमेशा द का यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। व्हाट डू यू नॉर्मली हैव फॉर द ब्रेकफास्ट। ठीक है, आप ब्रेकफास्ट के लिए जनरली या फिर सामान्यतः क्या खाते हैं या फिर क्या यूज़ करते हैं या फिर क्या खाते हैं, तो यहाँ पे द का यूज़ करते हैं। तो ये इसका आंसर तो द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में क्या होता है कि जब भी हम कोई डेफिनेट आर्टिकल होता है तो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। अगर कोई मील्स की बात हो रहा है, मील्स मतलब खाने की पीने की चीज़ की बात हो रहा है, जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, ठीक है, मील्स मतलब खाने पीने की कोई भी, चाहे ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, ठीक है, या फिर डिनर हो गया, अगर ये सब डेफिनेट हैं, ठीक है, अगर ऐसा सेंटेंस में यूज़ किया जा रहा है, खाने पीने की बात किया जा रहा है, ठीक है, मील्स के तौर पर, तो उसके पहले द का प्रयोग आपको करना ही करना है। मतलब व्हाट डू यू नॉर्मली हैव फॉर द ब्रेकफास्ट, फॉर द लंच, फॉर द डिनर, क्योंकि यहाँ पे हमको पता चल रहा है, इस सेंटेंस से हमको पता चल रहा है कि यहाँ किसकी बात कर रहा है? मील्स की बात कर रहा है, खाने पीने की चीज़ें की बात कर रहा है। वो वहाँ पे डेफिनेट हो जा रहा है, फिक्स हो जा रहा है कि भाई हम जब किसी को खाने पीने की बात कर रहे हैं तो ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, इन्हीं सब की बात करेंगे, इसीलिए इन सबसे पहले द का यूज़ किया जाता है। इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और जैसे एन का यूज़ कहाँ होता है हमने देख ही लिया, कि जहाँ पे वॉवेल साउंड होगा उसी के पहले क्या किया जाएगा? एन का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अच्छा आप बताइए कि कोई एमएलए है, ठीक है, ऐसे जैसे ही इज़ डैश MLA, ठीक है, तो बताइए यहाँ पे एमएलए से पहले क्या आर्टिकल यूज़ करेंगे? ए एंड द में से आप क्या यूज़ करेंगे? आप इसको कमेंट करके बताएं। ठीक है, चलिए तब तक हम क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे फिर से ब्लैंक में हमको भरना है, आर्टिकल भरना है। इन द कमिंग ईयर्स डैश वाटर इज़ गोइंग टू बी स्कार्स, मतलब आने वाले सालों में पानी की बहुत ज़्यादा कमी होने वाली है। अब यहाँ पे क्या यूज़ करोगे? नो आर्टिकल, मतलब कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। एंड, द या फिर ए, क्या यूज़ किया जाना चाहिए? बताइए, कमेंट करें और इसका आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज करके, चलिए वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश करिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब यहाँ पर किसी भी तरह का आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। देखिए, ए वाटर के साथ हम ए और एन का यूज़ तो कर ही नहीं कर सकते। जब हम पानी का यूज़ एक जनरल सेंस में करते हैं तो उसके साथ हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम ए और एन का यूज़ कहाँ कर रहे हैं? जहाँ पे वो काउंटेबल नाउन हो, ठीक है, जहाँ पे वो
सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, वहीं पे हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ कर सकते हैं। परंतु जो वाटर है, वाटर कैसा है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, क्या है, वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है और वाटर का प्लूरल भी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, मतलब इसमें प्लूरल बनाने के लिए हम कुछ यूज़ करते भी नहीं है। मतलब आप ये समझ के रखिए कि अगर वाटर का यूज़ जनरल सेंस में किया जा रहा है, ठीक है, तो हम वहाँ पर किसी भी तरह का आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा, इन द कमिंग ईयर्स वाटर इज़ गोइंग टू बी स्कार्स, यहाँ पे ए एंड द किसी का भी यूज़ नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। उम्मीद है मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ आपको डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको आप समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब हम पाँचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का पाँचवां प्रश्न है, चलिए तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। वीडियो को पॉज करें और आंसर देने की कोशिश करें कि यहाँ पे क्या अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स यूज़ किए जाएंगे। देखिए आज बहुत ज़्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है, बिजली चमक रही है, इसलिए मुझे वीडियो जो है बार बार रोकना पड़ रहा है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। अब इसका पाँचवें का आंसर क्या होगा आप एक्सप्लेन करके, मतलब इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, डैश ऑनेस्ट मैन इज़ द डैश नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड। देखिए अब यहाँ पे हमारा नाउन क्या आ रहा है, ऑनेस्ट मैन। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि इस HONEST को हम H साइलेंट होता है, हम इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इसको ऑनेस्ट की तरह पढ़ा जाता है। ठीक है, और ऑनेस्ट जब हम बोल रहे हैं तो यहाँ पे वॉवेल साउंड आ रहा है। अच्छा, कितने लोगों को पता नहीं है कि वॉवेल मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या हुआ। तो वॉवेल देखिए हिंदी में अ आ ई ई ए ओ ये सब वॉवेल होते हैं, लेकिन इंग्लिश में 5 वॉवेल ही होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल होते हैं। क्योंकि अल्फ़ाबेट टोटल कितने होते हैं भाई, टोटल अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। 26 में से ये 5 जो हैं वॉवेल्स हो गए, बाकी जो 21 बच गए उसको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, व्यंजन कहते हैं। वॉवेल को हिंदी में स्वर और कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन कहते हैं। इंग्लिश में टोटल कितने, 21 व्यंजन और 5 वॉवेल्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं ऑनेस्ट बोल रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए ओ आया रहा ना, वो एक वॉवेल साउंड यहाँ पे आ रहा है। मैं उसी चीज़ को बार बार बोल रहा हूँ कि अगर किसी नाउन के पहले, सिंगुलर नाउन बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले अगर जो भी एन का यूज़ किया जाएगा, अगर उसको हम जब प्रोनाउंस कर रहे हैं तो वॉवेल साउंड आ रहा हो तब। ठीक है, तो जब मैं हॉनेस्ट बोल रहा हूँ, ऑनेस्ट, तो एक ऐसा एक वॉवेल साउंड आ रहा है, इसलिए हमारे पास इससे पहले हम, और एक ही मैन की बात कर रहा है, सिंगल मैन की बात कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल जो होगा एन का यूज़ होगा। तो एन ऑनेस्ट मैन इज डैश नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड, मतलब कोई ऑनेस्ट मैन, अगर कोई भगवान ने किसी ऑनेस्ट आदमी को बनाया है तो ये भगवान का सबसे नोबलेस्ट वर्क है, सबसे अच्छा कार्य है। मतलब इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए यहाँ पे ऑनेस्ट मैन की बात एक बार हो गई है, अब इसी की यहाँ पे बात किया जा रहा है कि ऑनेस्ट मैन अगर भगवान बनाया है तो उसका सबसे अच्छा काम है। तो यहाँ पे क्योंकि इसी बात को फिर से स्पेसिफाई किया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे द का यूज़ करेंगे। तो इस पूरा सेंटेंस हो जाएगा एन ऑनेस्ट मैन इज़ द नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड। ठीक है, गॉड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एन और द। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना था, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट को आप माइंड में रखते चलिए कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, अच्छा पीछे मैंने बताया कि MLA से पहले आप क्या आर्टिकल यूज़ करेंगे। तो देखिए MLA से पहले आपको एन यूज़ करना हमेशा। तो क्वेश्चन क्या था, ही इज़ एन MLA, क्योंकि MLA जब मैं बोल रहा हूँ तो क्या बोल रहा हूँ, एम बोल रहा हूँ, MLA। ठीक है, तो यहाँ पे ए बोल रहा हूँ ना, मतलब ये वॉवेल साउंड आ रहा है। तो आप हमेशा बोल के देखिएगा कि उसके पहले क्या हमारा आर्टिकल आएगा। तो MLA के साथ हमेशा एन का यूज़ होता है, क्योंकि MLA जब बोलता हूँ तो वहाँ पे वॉवेल साउंड आता है। क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब हम छठवां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है, सेलेक्ट द सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स द ग्रामेटिकली एरर, इफ़ देयर इज़ नो एरर मार्क नो एरर एज योर आंसर। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, उस सेंटेंस को 4 अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया है, पहला सेक्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें से बताना है कि किस में एरर है। अगर एरर नहीं है तो आप ये 4th नंबर को क्लिक कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं कि नो एरर होगा। चलिए तो हमारा पूरा सेंटेंस को एक बार पढ़ते हैं। करुण हैज़ अ एक्सरे मशीन विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर हिम ड्यू टू मैनी रीजन्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमको पकड़ना है कि यहाँ पे सही क्या होगा। वीडियो को पॉज करें और इसका सही आंसर देने की कोशिश करें। सेंटेंस को आप 1-2 बार पढ़ें, इसके बाद आंसर देने की कोशिश करें।
अब इस पूरे सेंटेंस में देखेंगे, क्योंकि हम ऐसे भी क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि हम आर्टिकल के क्वेश्चंस लगा रहे हैं, मतलब ए, एन और द में से यूज़ कुछ ना कुछ सेलेक्ट करना है। तो पूरे को आप पकड़िए कि कहाँ पे आर्टिकल का यूज़ किया जा रहा है, क्या कहीं आर्टिकल तो गलत नहीं है। तो अब देखेंगे यहाँ पे करुण हैज़, देखिए एक्सरे, यहाँ पे एक नाउन में आया क्या, एक्सरे आया, ठीक है। एक्सरे में इसको हम पढ़ रहे हैं जब एक्सरे, एक्सरे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सरे में जो ए मैं पढ़ रहा हूँ ये कैसा आ रहा है, एक वॉवेल साउंड आ रहा है, ठीक है। अब जब वॉवेल साउंड आ रहा है तो वहाँ पे बताइए ए होना चाहिए कि एन होना चाहिए, तो यहाँ पे ए के जगह क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हमारा जो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन जो है उसी में हमारा एरर है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। मतलब ए में एक लिखा हूँ, मतलब पहले वाले पार्ट में एरर है, इसलिए ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा कि करुण हैज़ एन एक्सरे मशीन। तो एक्सरे के साथ हमेशा क्या यूज़ करना है आपको, एन का यूज़ करना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, हमने पहले देखा कि एमएलए के पहले एन का यूज़ किए हमने, ठीक है। तो जहाँ भी कोई अगर एब्रीविएशन हो, शॉर्टकट दिया हुआ, जैसे एमएलए की मैं बात किया हूँ, और उसको हम बोलने पर अगर वॉवेल साउंड आ रहा है तो उसके पहले हम एन का यूज़ करेंगे, बशर्ते वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, ये भी माइंड में होना चाहिए, क्लियर है। अच्छा, और देखिए, अगर मैं पहले भी बता चुका कि यूनिक, यूनिक के पहले ए लगाएंगे कि एन, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के पहले ए लगेगा कि एन, बताइए। या फिर मैं ऐसा लिखता हूँ 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट मतलब 1 रुपये का नोट। अब इस 1 रुपी नोट के पहले यहाँ पे क्या लगाएंगे हमको बताइए। तो अब यहाँ पे वॉवेल देख के मत जाइएगा कि हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू, ये 4 वॉवेल है और वॉवेल यहाँ पे यू यू आ रहा है तो यहाँ पे एन लगेगा, नहीं, बिल्कुल गलत है। तो आपको वहाँ पे वॉवेल साउंड से पकड़ना है। तो यूनिक में यू बोल रहा हूँ, य से लिखोगे तो वो तो वॉवेल आ नहीं रहा, इसलिए यहाँ पे हम अ का यूज़ करेंगे। यूनिवर्सिटी में यू आ रहा है, उसको हम य से लिखना शुरू करेंगे या प्रोनाउंस करते हैं, इसलिए यहाँ पे ए आएगा। और 1 रुपी नोट, वह कैसे लिखते हो, 1 रुपी नोट, तो व्यंजन आ जाएगा। इसीलिए यूनिक, यूनिवर्सिटी, 1 रुपी नोट, ये सबको याद रखिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। इसीलिए मैं उस सारे फैक्ट को भी आपको यहाँ पे जोड़ते चल रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। ये सबको याद रखिएगा, यूनिक, यूनिवर्सिटी, 1 रुपी नोट, एमएलए, एमएलए के पहले एन, बाकी इन सब के पहले ए का यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम 7वें प्रश्न में चलते हैं। 7वां प्रश्न में आप वीडियो को पॉज करें और आंसर देने की कोशिश करें। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स। यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे, शी इज़ डैश मोस्ट डिलिगेंट एम्प्लॉई एंड आई विल रिकमेंड हर नेम फॉर प्रमोशन। बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा, ए होगा कि एन होगा कि द होगा, द, मोर, मच, एंड, चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा, बताइए, कमेंट करें इसका आंसर। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि जैसे आप जहाँ भी आपको मोस्ट मिलेगा, ठीक है, मच, देखिए यहाँ पे होता है मच, मोर, मोस्ट। ये मोस्ट जो होता है जनरली सुपरलेटिव डिग्री के लिए होता है, ठीक है। क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री। जहाँ पर भी सुपरलेटिव नाउन है, ठीक है, तो उसके पहले हमेशा द का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे बोल रहा हूँ शी इज़, इसको अभी छोड़ देते हैं, मोस्ट डिलिगेंट एम्प्लॉय। जब मोस्ट डिलिगेंट एम्प्लॉय बोल रहा हूँ, इसका मतलब जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सब में यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है। तो जब कभी भी सुपरलेटिव आर्टिकल, ठीक है, जो द है उसको सुपरलेटिव आर्टिकल की तरह यूज़ किया जाएगा। कब, जब स्पेसिफिकली यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, जब 2 या 2 से ज़्यादा के बीच में अगर कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और सेम ही तरह के लोगों के बीच हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हमेशा जब भी सुपरलेटिव डिग्री होगा, सुपरलेटिव नाउन होगा, तो उसके लिए हम द का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी इज़ द मोस्ट डिलिगेंट एम्प्लॉई, मतलब जितने भी एम्प्लॉई हैं, मोस्ट डिलिगेंट एम्प्लॉयज़, उनके बीच की बात किया जा रहा है, ठीक है। इसीलिए हम शी इज़ यहाँ पे द का यूज़ करें, इसलिए हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्लियर इतना क्यों कर ले, क्योंकि यहाँ पे सभी एम्प्लॉयज़ में से किसी एक को मोस्ट रूप से, मतलब स्पेसिफिकली यहाँ पे स्पेसिफाई किया जा रहा है, डेफिनेट किया जा रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे द का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये था 7वां का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8वां प्रश्न है,
कि सेलेक्ट विच एवर आर्टिकल्स यू कंसीडर द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द ब्लैंक स्पेस। यहाँ पे सबसे अच्छा आर्टिकल कौन सा होगा, एन, द, ए, सम, कौन सा यहाँ पे आर्टिकल यूज हुआ जाएगा। तो जब आर्टिकल की बात हो रही है तो यहाँ पे सम को तो हटा ही दो, ए एंड दे में से एक चुनना है। दिस इज डैश यूनिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वेयर एवरीवन इज द गवर्नमेंट। बताइए यहाँ पे क्या होगा, यूनिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वेयर एवरीवन इज द गवर्नमेंट, बताना है। देखिए हमने पहले भी बताया कि जो यूनिक होता है जब उसका एक जनरल सेंस में यूज़ किया जा रहा है तो यूनिक से पहले हम क्या ए का यूज़ करेंगे, जस्ट पहले मैं बता चुका हूँ। क्योंकि जब यूनिक को आप प्रोनाउंस करते हैं तो य बोल रहे हो, य, यूनिक, ठीक है। हम यहाँ पे अ नहीं बोल रहे, मतलब यहाँ पे य जो है एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है। क्या है, कॉन्सोनेंट है, वोवेल साउंड नहीं है, इसीलिए हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन है द टीचर हैज़ बिन टीचिंग फॉर डैश आवर, ठीक है। हम एक टीचर है जो हमको कितने घंटों से पढ़ाया जा रहा है। आर्टिकल यूज़ करना है तो 2 हटा दो, 3 हटा दो, ए और एन में पकड़ना है, ठीक है। तो बताइए आवर, आवर को हम हावर नहीं पढ़ते, ठीक है, इसको हम हावर नहीं पढ़ते, मतलब ये गलत तरह से पढ़ना है, इसको हम पढ़ते हैं आवर, ठीक है, आवर पढ़ते हैं। एच यहाँ पे साइलेंट हो जाता है तो एक ओ यू आर की तरह ही पढ़ा जाता है, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल हम एन यूज़ करेंगे, ठीक है। एन आवर कहते हैं, एन आर। द टीचर हैज़ बिन टीचिंग फॉर एन आर, ठीक है, 1 घंटे से टीचर जो हमें पढ़ा रहा है, ठीक है, पढ़ा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल एन का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो हमको आवर से पहले भी एन का यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा बताइए इसके पहले आप क्या यूज़ करेंगे, आर्टिकल HEIR, ठीक है। इसके पहले आप क्या आर्टिकल यूज़ करेंगे बताइए, ठीक है, कमेंट करके बताएं कि इसके पहले क्या आर्टिकल यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तब तक 10वां प्रश्न में बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे ब्रैकेट में एक सेंटेंस दिया, एक पार्ट दिया सेंटेंस का, इसको इम्प्रूव करना है। गलत है तो इसमें चारों में से कौन सा जो है इसको सही तरीके से इम्प्रूव करेगा। अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। बताइए विथ लिटिल पेशेंस यू विल बी एबल टू क्रॉस दिस ऑब्स्टेकल। आप थोड़ी सी पैसेंस रख के इस ऑब्स्टेकल को आप क्रॉस कर सकते हैं। तो जो हमारा ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चारों में से कौन सा ऑप्शन इसको इम्प्रूव करेगा, आप कमेंट करें इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए अब मैं यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ जब भी जैसे कि इंडेफिनेट आर्टिकल ए होता है, ए और एन क्या है, इंडेफिनेट आर्टिकल है। तो कुछ मैं यहाँ पे आपको फ्रेज लिख के दिखा रहा हूँ, जैसे आपने सुना होगा अ लॉट ऑफ, ठीक है, अ लॉट ऑफ हो गया, अ कपल हो गया, अ कपल ऑफ, तो अ कपल का यूज़ करते हैं, अ ग्रेट मैनी, ठीक है, अ फ्यू, अ लिटिल, ठीक है। ऐसे ऐसे आप फ्रेज सुने होंगे जिसमें ए का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जब ये वाला देख रहे हैं सेंटेंस विथ, तो लिटिल से पहले यहाँ पे अगर ए का यूज़ हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो जब भी ये सारे फ्रेजेस जो यहाँ पे लिखा गया है, इन सब का यूज़ अगर थोड़े से अमाउंट की बात हो रहा है, जैसे इन सब को पढ़ने पे सम अमाउंट का पता चलता है, ठीक है, थोड़े से अमाउंट की पता चलता है, या फिर अ स्मॉल नंबर ऑफ, ठीक है, इन सबको अगर आप पढ़ेंगे अ लॉट ऑफ, अ कपल ऑफ, अ ग्रेट मनी, अ फ्यू, अ लिटिल, तो इनसे हमको कुछ अमाउंट की बात पता चलता है, सम अमाउंट। तो जब भी इन सबको पूरे सेंटेंस को पढ़ने पर, ये पूरा फ्रेज को, इस पूरे पार्ट को पढ़ने पर अगर आपको ये लगे कि उससे थोड़ा सा मात्रा की बात कर रहे हो, या फिर थोड़ा सा कुछ संख्याओं की बात कर रहे हो, थोड़े से नंबर की बात हो रहा है, तो वहाँ पर हम ए का यूज़ करते हैं हमेशा, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो राइट होगा, विथ अ लिटिल पेशेंस, ठीक है, विथ अ लिटिल पेशेंस यू विल बी एबल टू क्रॉस दिस ऑब्स्टेकल, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, सही होगा। तो लिटिल के साथ हमेशा ए का भी यूज़ किया जाता है, अ लिटिल, ठीक है, अ लिटिल पेशेंस, अ लिटिल बिट ऑफ, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 11वां प्रश्न की ओर। बताइए 11वां में क्या होगा, द विलेज पजेसेस डैश सीनिक ब्यूटी, क्या होगा यहाँ पे, सम, एन, द, क्या यूज़ होगा बताइए, द विलेज पजेसेस डैश सीनिक ब्यूटी, क्या क्या यहाँ पे आर्टिकल यूज़ किया जाना चाहिए, ए होगा कि एन होगा कि द होगा, सम तो होगा नहीं क्योंकि मैं आर्टिकल की भी बात कर रहा हूँ। देखिए
क्योंकि यहाँ पे एक सीनिक ब्यूटी की बात हो रहा है, ठीक है, सीनिक ब्यूटी। तो यहाँ पे अगर इसको आप पढ़ेंगे तो आपको सीनिक ब्यूटी, यहाँ पे वॉवेल साउंड आ रहा है क्या, यहाँ पे क्या हमको सीनिक ब्यूटी मैं जब बोल रहा हूँ तो क्या वॉवेल साउंड आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ठीक है। और कोई एक स्पेसिफिक टाइप का बात यहाँ पे हो रही है, एक जनरल सेंस में यूज़ किया जा रहा है और एक सिंगुलर नंबर की बात किया जा रहा है। सीनिक ब्यूटीज़ नहीं लिखा हुआ है, ब्यूटी का प्लूरल नहीं किया गया है, एक सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे, ठीक है। द विलेज पजेसेस अ सीनिक ब्यूटी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया इसके ब्रैकेट वाले पार्ट को इम्प्रूव करना है, कि अगर नो इम्प्रूवमेंट होगा, कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, तो आंसर डी हो जाएगा। द स्टूडेंट्स शुड स्टडी हार्ड फॉर देयर एग्जामिनेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, द स्टूडेंट शुड स्टडी हार्ड फॉर देयर एग्जामिनेशन। क्या यहाँ पे आर्टिकल चारों में से कौन सा इसका यूज़ किया जाना चाहिए, बताइए। क्या यहाँ पे द यूज़ होगा कि अ यूज़ होगा कि एन यूज़ होगा, क्या यूज़ होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं चारों ऑप्शंस को पढ़ के देखते हैं। स्टूडेंट्स शुड स्टडी, अ स्टूडेंट्स शुड स्टडी, एंड स्टूडेंट्स शुड स्टडी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, आप कमेंट करें, ठीक है। देखिए पहली बात तो यहाँ पर द का यूज़ नहीं होगा, ठीक है, द का यूज़ नहीं होगा, तो ये तो गलत है। तो हम क्या करते हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स देखोगे तो स्टूडेंट क्या होता है, पहली बात तो अगर केवल स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो एक काउंटेबल नाउन है, लेकिन स्टूडेंट्स लिखा है इसलिए क्या है, एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हम किसी भी तरह का आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, याद रहेगा क्या बोल रहा हूं, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स जैसे स्टूडेंट्स हो गया, तो हम इन सब के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इसीलिए हमारा यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। स्टूडेंट शुड स्टडी हार्ड फॉर देयर एग्जामिनेशन, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्लूरल इंडेफिनिट नाउन है, ठीक है, प्लूरल इंडेफिनिट नाउन है, इसीलिए हम इसके पहले किसी भी तरह का आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए जब कभी भी आपको प्लूरल इंडेफिनिट नाउन दिया रहेगा, क्या बोल रहा हूँ कि जब कभी भी आपको प्लूरल इंडेफिनिट नाउन दिया रहेगा तो उसको हमेशा ऑल की तरह समझना है। जैसे मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स, तो द स्टूडेंट्स बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे ऑल स्टूडेंट्स की बात किया जा रहा है, इसलिए वहाँ पे किसी भी तरह का आर्टिकल यूज आपको नहीं करना है। आंसर हमेशा ए होगा, स्टूडेंट शुड स्टडी हार्ड फॉर देयर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, हमेशा ए का, हमारा ए आंसर इसका होगा।